बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेसन नंबर 5 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले नंबर 1 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला पार्ट इसका हम इस लेसन में देखेंगे डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स कि अपना ऑब्जेक्टिव उसको डिफाइन करना है जिसके लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आउटलाइंस डिफाइन ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट पर्पज़ explicit purpose to avoid information to provide information, to give instruction, to pursue the reader, to enact or prohibit something। और सेकंड जो पर्पज़ है इम्प्लिसिट पर्पज़, ऊपर था एक्सप्रेस पर्पज़ यानी कि जो वाज़े पर्पज़ है, और ये आपका जो छुपा हुआ पर्पज़ है आपका, आप इसको वाज़े अल्फाज में लिख तो नहीं रहे लेकिन ये इम्प्लिसिट है। ये क्या है? टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, टू डॉक्यूमेंट एक्शंस। यानी कि क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, आप ये तो नहीं कहेंगे कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मेरे डॉक्यूमेंट पे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करें, या छुपे वाज़े अल्फाज में तो नहीं कहेंगे लेकिन आपका हिडन मीनिंग यही होगा। तो इनके लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। पहली बात है डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनिंग व्हाट योर डॉक्यूमेंट नीड्स टू अकम्प्लिश टू बी सक्सेसफुल। पहले ये बात आप डिटर्मिन करें कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके डॉक्यूमेंट को सक्सेसफुल कामयाब बनाने के लिए। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अपनी कम्युनिकेशन की वजह जो जिसके लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो तलाश करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम पीछे बहुत डिटेल से पढ़ के आए। आई डोंट नो कि ये दोबारा क्यों आपको आ रहा है, लेकिन अब आ रहा है तो पढ़ेंगे हम इसको। Defining objectives has a strong link with the audience analysis is covered in the last lesson। हमने audience analysis पढ़ा था कि audience का तज्ज़िया हम कैसे कर सकते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर जब तक आप अपना पर्पस डिफाइन नहीं करेंगे आपको audience का तज्ज़िया करना मुश्किल होगा, इसलिए ये शायद दोबारा पढ़ रहे हैं हम। Well, purpose for writing documents, document purpose. Document should be created for explicit purposes or goals that both the writer and the reader would reality agree on। के छुपे हुए मकासद के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा जाता है। जो मकासद लिखे तो नहीं होते वाज़ेह तरह तौर पे डॉक्यूमेंट को, लेकिन रीडर भी जानता है उसको और राइटर भी जानता है कि इस मकासद के लिए मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ। Although there are many explicit purposes for creating a scientific or technical document, there are 4 general categories। वो कह रहे हैं वैसे तो ढेर सारे पर्पस हैं लेकिन 4 जनरल कैटेगरीज जो पर्पसेस की हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लिखते हैं। दूसरा है टू गिव इंस्ट्रक्शन, हदायत देने के लिए भी लिखते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की पर्पस बता रहा है? ये साइंटिफिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के पर्पस बता रहा है, ये माइंड में रखना है आपने। थर्ड पर्पस है टू परसू द रीडर को परसू करने के लिए, किसी चीज़ पे उभारने के लिए, कोई डिसीजन उसका मोल्ड करने के लिए किसी चीज़ पे उकसाने के लिए। टू इनेक्ट और प्रोहिबिट समथिंग, उसको किसी चीज़ से मना करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ से वो रुक जाए, जो अपना डिसीजन ले रहा है वो ना ले, उस तरह ले डिसीजन जैसे आप उसको बता रहे हैं। ये पर्पस 4 हो गए। और पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट लिखते हुए ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। कौन से भला? मेक द एक्सप्लिसिट पर्पस क्लियर एट द बिगिनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जेक्टिव समरी एंड इंट्रोडक्शन और ऑल ऑफ दीज। कि आपका जो छुपा हुआ पर्पस है जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के शुरू में ही उसको लिख दें। ज़ाहिर हिडन वर्ड्स में लिखेंगे, आप वाज़े तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पर्पस ही एक्सप्लिसिट पर्पस की यहाँ बात हो रही है। सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज। कि इम्प्लाइड पर्पस वो होता है जो छुपा हुआ होता है, और यहाँ एक्सप्लिसिट पर्पस की बात हो रही है जो वाज़े होता है। जहाँ भी आई थिंक मैंने गलती किया, इम्प्लाइड पर्पस बताया आपको कि जो हिडन मीनिंग होता है, हिडन नहीं होता, ये एक्सप्लिसिट पर्पस होता है। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि रीडर भी उसको जानता है और राइटर भी उसको जानते नहीं है, सिर्फ एग्री ऑन करते हैं, उस पर मुतफिक होते हैं कि यही पर्पस है इस राइटिंग का। ठीक है, रीडर भी और राइटर भी दोनों। और उसकी ये 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं जो जाहिर हमारे एक्सप्रेस पर्पस होते हैं, जो हमारे एक्सप्लिसिट जाहिर मकासद होते हैं कुछ भी किसी भी राइटिंग के, वो ये 4 हो गए। अब वो कह रहा है कि आप उस मकसद को, जो ज़ाहिरी मकसद है आपका, वो आप राइटिंग की अपने डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में ही उसको लिख दें, इंट्रोडक्शन की शक्ल में, समरी की शक्ल में, एब्स्ट्रैक्ट की शक्ल में, या एग्जीक्यूटिव समरी वही जो समरी आप एग्जीक्यूट करेंगे लिखेंगे। इन तीनों में से किसी भी शक्ल में आप उसका जो आपका एक्सप्रेस पर्पस है, एक्सप्लिसिट पर्पस है, उसको आप डॉक्यूमेंट के शुरू में लिख दें। समटाइम्स अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड फॉर, और बाज़ूक़ात ऐसा होता है एक स्टेटमेंट फॉर्म का ऐसा होता है कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट हम जिसको हम टॉपिक सेंटेंस नहीं पढ़ते होते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसको हम यहाँ फॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव की, कि हम जिसके लिए लिख रहे हैं ना वो एक्सप्रेस पर्पस है क्योंकि एक्सप्लिसिट है, हम एक फॉर्मल स्टेटमेंट दे दें कि हम इसलिए ये डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। समटाइम इसको ऐसे लिख देते हैं हम। You may also need to identify the person, the agency or the contract requiring or authorizing the document or research। आप
आपको उस बंदे को भी पहचानने की ज़रूरत है, बंदा है कोई एजेंसी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग और ऑथोराइजिंग द डॉक्यूमेंट और रिसर्च, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज कर रहा है या आपको रिसर्च को, उसको भी आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। In addition to explicit goals, however, writer almost always write with unstated but still extremely important explicit goals in mind. वो कह रहे हैं एक्सप्लिसिट गोल यानी कि इन ज़ाहिरी अपने मकासद के अलावा भी राइटर के माइंड में ढेर सारे इम्प्लिसिट गोल होते हैं, बातनी मकसद होते हैं, छुपे हुए हिडन जो उसके गोल्स हैं, हिडन पर्पसेस वो भी होते हैं। अमंग द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज गोल्स आर टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। उन छुपे हुए पर्पज में सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन सा, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख रहे हैं तो आपका ये गोल होगा कि वो जो बंदा आपका डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, जो रीडर है, उसका आपके साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए आपके दोनों के दरमियान। टू क्रिएट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एंड टू डॉक्यूमेंट एक्शंस। ठीक है, ये सारे हिडन पर्पज हैं, एक्सप्लिसिट गोल्स हैं कि आप वो आप पे ट्रस्ट करने लगे, आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक्शन करें, जैसा आप कह रहे हैं वो वैसा करें। यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कोई चीज़ सेल करती है, कोई प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट इसके रिगार्डिंग लिखेंगे ना कि आप हमारी चीज़ें परचेज़ करें, ख़रीदें, तो आप जो रीडर है वो आपके डॉक्यूमेंट पे इंप्रेस होकर एक्शन करें, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें खरीदें ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। यही आपका पर्पज़ होगा ना, हिडन पर्पज़, इम्प्लिसिट गोल में ये आ जाता है। नेक्स्ट अगेन एक्सप्लिसिट पर्पसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक्सप्लिसिट पर्पस मीन द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड। एक्सप्लिसिट वो होते हैं जो क्लियरली स्टेटेड होते हैं, जो वाजे होते हैं, और इम्प्लिसिट वो होते हैं जो हिडन पर्पसेस होते हैं। ठीक है, ये ई और आई का आपने फ़र्क रखना है, मुझसे भी ऊपर मिक्स हो गया था। Well, as discussed earlier, most scientific documents have an early as their principal explicit purpose or one or more the following actions। कि जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स होता है उसका इनमें से कोई एक पर्पज़ होता है। ठीक है, टेक्निकल जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है उसका वाजे ये पर्पज़ होता है, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं। Whatever is the general purpose of an overall document, certain sections of a document always has a specific purpose। वो कह रहा है पूरे डॉक्यूमेंट का जनरल पर्पस कोई भी हो लेकिन उसका एक हमेशा खास पर्पस होता है। तो ये तो आपको भी पता है कि आप जब कुछ भी लिख रहे हैं उसका एक खास पर्पस होता है। डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट टाइप्स, लिटरेचर रिव्यूज़, स्पेसिफिकेशंस। ये डॉक्यूमेंट की इकसाम है। जो डॉक्यूमेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, एक लिटरेचर रिव्यूज़, दूसरे हो गए स्पेसिफिकेशंस। अब सेक्शंस इन डॉक्यूमेंट, अब ऐसे डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या सेक्शन अपने बनाने हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट को लिखते हुए माइंड में रखनी है। बैकग्राउंड, थ्योरी, मटेरियल्स, रिजल्ट्स, टेबल्स। ठीक है, ऐसा जब डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो तो आपने उसकी इस तरह से उसका सीक्वेंस बनाना है कि पहले बैकग्राउंड उसका लिखेंगे, फिर उसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे अपने एविडेंस में, जिसको हम सपोर्टिंग डिटेल्स का करते थे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, या आप बड़े हो गए हैं तो इसलिए इसको यहाँ मटेरियल्स, और ये रिजल्ट्स दैट्स कॉल्ड कंक्लूजन, या जो हम कंक्लूडली अपनी स्टेटमेंट देते थे या कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते थे वो, और एंड में टेबल्स यहाँ एडिशन हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल इस डॉक्यूमेंट की देखें कि दिस डॉक्यूमेंट विल डिस्कस द रीज़न बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। ये डॉक्यूमेंट आपको इस्लामाबाद में जो एक नया ट्रेड सेंटर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में एक नया ट्रेड सेंटर बना रही है, वो क्यों बन रहा है, उसके रीज़न, उसके पीछे जो रीज़न्स हैं, बिहाइंड रीज़न्स, वो आपको ये डॉक्यूमेंट बताएगा। ठीक है, अब ये पहली लाइन ही, अब जो बंदा जिसको उस ट्रेड सेंटर से लिंक्ड है या उसको कोई भी उसमें इंटरेस्ट है, वो ये लाइन पढ़ के ज़रूर आपका डॉक्यूमेंट देखेगा। ठीक है, मतलब आपको ऐसे स्टार्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट आ गए डॉक्यूमेंट्स दैट गिव इंस्ट्रक्शंस। वो डॉक्यूमेंट जो हदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये हम एक्सप्रेस जो हमारे पर्पसेस हैं उसमें से सेकंड वाला देख रहे हैं। पहले इन्फॉर्मेशन वाले हमने देखे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, अब ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप प्रपोजल इसमें आ जाते हैं। सेक्शंस इन डॉक्यूमेंट, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, प्रोसीजर्स और वर्क प्लान। ठीक है, जो प्रपोजल्स होते हैं इनमें 2 सेक्शन सिर्फ आपको फॉलो करने हैं, 2 सीक्वेंस, 2 चीज़ें लिखनी है, प्रोसीजर्स और वर्क प्लान। एग्जाम्पल देखें कि दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइंस अ प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। यानी कि जो प्रोसीजर है उस ट्रेड सेंटर की कंस्ट्रक्शन का, ये डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ प्रोसीजर बताएगा। ठीक है, वर्क प्लान भी यही है कि हमारी प्लानिंग क्या है, हम कैसे काम करेंगे उस ट्रेड सेंटर में, या वो कैसे बनेगा प्रोसीजर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ दे रहा है क्योंकि हदायत दे रहा है ना, तो इसको ज़ाहिर है वो बनाने वाले इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो इन हदायत से वो कुछ हासिल करके अपना वर्क प्लान बनाएंगे, या इस तरह वो उसको बनाएंगे क्योंकि ये उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ये डॉक्यूमेंट।
और थर्ड टाइप डॉक्यूमेंट की कौन सी है, मीन टू परसू द रीडर, जो रीडर को परसू करे किसी बात पे। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप्स कौन कौन से आ जाते हैं, प्रपोजल्स भी आ जाते हैं, रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स आ गई, जॉब एप्लीकेशंस आ गई, रिज्यूम्स आ गई। ये आपको पता है ना, रिज्यूम आप किस लिए उसको परसू कर रहे होते हैं कि वो आपको जॉब दे, इसलिए आप अपना रिज्यूम देते हैं उसको। और जॉब एप्लीकेशन लेटर भी इसीलिए देते हैं कि वो आपको जॉब आपको दे, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे, तो ये भी परसू कर रहे होते हैं। और रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स में भी आप किसी को रिकमेंडेशन या सजेशन दे रहे होते हैं, मीन्स उसको परसू ही कर रहे होते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं वो वैसा अमल करे। और प्रपोजल ये अभी आपने ऊपर पढ़ा इंस्ट्रक्शंस में आता है, जिनके किसी को हदायत दे रहे होते हैं, तो इसको भी इसमें भी आप परसू ही कर रहे होते हैं कि जैसे आपने हदायत दी है अपने प्रपोजल में वैसा ही वो करे। ठीक है, ये प्रपोजल की डॉक्यूमेंट टाइप्स आ गई। नेक्स्ट है सेक्शंस इन डॉक्यूमेंट। अब प्रपोजल में कौन कौन से सेक्शन होंगे, डिस्कशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ये 3 सेक्शन होंगे। पहले आप डिस्कस करेंगे डिटेल से, फिर आप अपने डिस्कशन से कंक्लूजन ड्रा आउट करेंगे और देन लास्ट में आप रिकमेंड कर देंगे उससे, या सजेस्ट कर देंगे कुछ उसके पढ़ने वाले के लिए। एग्जाम्पल देखें, दिस डॉक्यूमेंट प्रपोजेस आ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू टेबल ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद में जो न्यू ट्रेड सेंटर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद, उसकी पर्पसेस ऑफ फिजिबल स्टडी फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू, कि ये डॉक्यूमेंट का पर्पज़ क्या है कि उस न्यू ट्रेड सेंटर की आप स्टडी करें, यानी कि आपको किसी चीज़ पे उकसा रहा है, किसी चीज़ पे उभार रहा है ये डॉक्यूमेंट। लास्ट टाइप है डॉक्यूमेंट मीन टू इनेक्ट समथिंग, किसी कोई चीज़ इनेक्ट करने के लिए, ड्रॉ आउट करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप इसमें कौन कौन सी है, एक्सेप्टेंस लेटर्स, रेगुलेशंस, पेटेंट्स, ऑथोराइजेशन, मोमेरेंडा। मीन्स दीज 4 टाइप ऑफ इनेक्ट डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस लेटर्स कुछ होते हैं उनको भी इनेक्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, रेगुलेशन के लिए पेटेंट्स कहते हैं, पेटेंट एप्लीकेशन में इसमें आ जाते हैं, लेटर भी आ जाते हैं, मतलब ये भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप कोई चीज़ आपने इन्वेंट किया उससे रिलेटेड भी आप पेटेंट्स लिखते हैं, या इसके डिफरेंट काइंड्स हैं। मुझे खुद इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे आएगा तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपना, होप सो ये आपको कवर करवाया जाएगा आगे डिटेल से। अच्छा, अथोराइजेशन मेमोरेंडा वो होता है किसी चीज़ को अथोराइज करने के लिए, कुछ भी के लिए एक मेमोरेंडम बनाया जाता है। मेमोरेंडम कहते हैं सेट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का या कुछ भी ऐसा, तो इसके लिए ये इसमें आ जाता है। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। कंस्ट्रक्शन साइट फॉर ट्रेड सेंटर अहड, नो अनऑथराइज्ड पर्सन अलाउड, यानी कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ ये नोटिस बड़ा सा लिखा हुआ है कि आगे कंस्ट्रक्शन सेंटर है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आगे नहीं जा सकता, अलाउड नहीं है। यानी कि हमने पढ़ा ये एनेक्ट है, एनेक्ट कहते हैं एक चीज़ जो लॉ बन जाए एक किस्म का। जैसे यहाँ भी बता दिया गया कि आगे कंस्ट्रक्शन साइड है, कोई भी गैर मुतल्लिका फ़र्द आगे ना जाए, अंदर किसी को और परमिशन नहीं है जाने की, यानी कि एक रूल सेट कर दिया, एक लॉ है, एक इनेक्टमेंट सेट आउट हो गई है। इस एग्जांपल से ये मतलब प्रोहिबिशन भी एक किस्म की है, मना भी कर दिया गया, लेकिन ज़्यादा जोर देना इनेक्ट पे। इनेक्ट कहते हैं, इनेक्टमेंट एक लीगल वर्ड है, इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ एक्ट जो सेटलमेंट कर दे, जिसके मुताबिक एक किस्म की लेजिस्लेशन हो जाए, उसको हम इनेक्टमेंट कहते हैं। तो ये इनेक्ट डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिनमें कोई चीज़ इनेक्ट कर दी जाए, कुछ सेट आउट कर दिया जाए। ठीक है, आगे हम इम्प्लिसिट पर्पसेस ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ने लगे, जो हिडन पर्पसेस होते हैं डॉक्यूमेंट के। इम्प्लिसिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट, समझ आ गई। Keep your implicit goals in mind when writing a document. In addition to explicit goals, writers almost always write with other unstated but still extremely important explicit goals. Common goals are, वो कह रहा है जो उसके वाज़ेह पर्पसेस हैं उनके साथ साथ भी एक राइटर जो है वो अपने गैर वाज़ेह मकासद को भी लिखता है, वो लेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ इम्प्लिसिट होते हैं, इंपॉर्टेंट वो भी उतना ही होते हैं। हो सकता है वो एक्सप्लिसिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हों, लेकिन वो उसको मतलब वो उसको अपने वाज़ेह अल्फाज में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो उनको हिडन मीनिंग के साथ एक्सप्रेस करता है अपने डॉक्यूमेंट में। अब ये गोल वही तीनों जो हमने ऊपर बार बार पढ़े हुए हैं और एक्सप्लेन भी किए मैंने। अब पहला है टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप। कम्युनिटीज नॉट ओनली कन्वेज इंफॉर्मेशन बट आल्सो एस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए स्पीकर एंड लिसनर और रीडर और अ राइटर। A well-written letter of inquiry, for example, can begin a professional connection that may last for years. कि एक अच्छा लिखा हुआ जो लेटर ऑफ इंक्वायरी है वो प्रोफेशनल कनेक्शन बिल्ड कर दे, जो दो लोग रीडर और राइटर है उसके दरमियान एक प्रोफेशनली लिंक एस्टैब्लिश हो जाए जो कई सालों से खोया हुआ था लिंक। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छी अपने प्रोफेशनलिज्म में नहीं है, अगर कोई उसको ऐसा राइटर मिले जो अच्छे लिखने की सलाहियत रखता हो तो वो उसका प्रोफेशनल कनेक्शन दोबारा से बहाल कर दे।
Readers of research reports often initiate long and fruitful correspondences with the other authors. कि रिसर्च रिपोर्ट्स जो पढ़ने वाले होते हैं ना लोग, उनको अपना उसके ऑथर्स के साथ एक अच्छे लॉन्ग भी और फ्रूटफुल correspondences, यानी कि फ्रूटफुल और लॉन्ग एक ताल्लुक जिसको कहते हैं रिलेशनशिप रहता है, वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है इवन सीमिंगली impersonal documents and instructions can, if written carefully to address a user's need, establish a positive relationship between the user and producer of the project. यानी कि डॉक्यूमेंट ज़रूर नहीं कि पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, इम्पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी अगर अच्छी तरह से लिखा हुआ है और यूज़र है या रीडर है उसकी नीड्स को, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसको पसंद आ रहा है, तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रीडर और राइटर के दरमियान अल्टीमेटली बन जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है. To create trust and establish credibility. An underlying goal of all technical and specific writing is to get the reader to trust the writer's credibility. ठीक है, अंडरलाइन गोल यही होता है कि वो आप पे यकीन करे, आप पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके डॉक्यूमेंट पे. Scientific and technical writing is based on precision. Accordingly, any technical or specific document should justify the reader's confidence in the accuracy of its content, style and organization. कि टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट है वो क्या करेगा, रीडर के कॉन्फिडेंस को, उसकी एक्यूरेसी यानी कि कितना वो ठीक है अपनी बात में, उसके कंटेंट में कितना एक्यूरेट है, अपने उसका स्टाइल और उसकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो एक्सप्रेस कर देगा, वो डॉक्यूमेंट बता देगा, उससे पता चल जाएगा कि ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है या ये खुद कैसा है लिखने वाला. केयरफुली क्वालिफाई स्टेटमेंट्स नीड नॉट टू बी क्वालिफाइड. वो कहते हैं कि केयरफुली क्वालिफाई करें स्टेटमेंट्स को, नीड नॉट टू बी क्वालिफाइड आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, मैंने ये सब कुछ किया. आपकी स्टेटमेंट्स पढ़ के पता चले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टवर्दी है, वो क्रेडिबल है और आप क्वालिफाइड हैं. डू नॉट मेक क्लेम्स दैट आर मेयरली सपोजिशंस. ऐसे दावे ना करें जो सिर्फ सपोजिशन है, हवा में तीर नहीं मतलब चलाएं, सच बात उसमें लिखें. एक्यूरेसी देखें ना, कंटेंट की एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए आपका कंटेंट, जिससे तभी आप क्रेडिबल होंगे ना, अदरवाइज तो नहीं. If your reader begins to doubt your ability or intent to analyze and shape data with a minimum distortion, अगर वो आपकी एबिलिटी पे, आपकी काबिलियत पे या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डाउट शक करना शुरू कर दे विद अ मिनिमम ऑफ डिस्टॉर्शन, थोड़ी सी बात से भी आप शक करना वो शुरू कर दे, तो क्या होगा, द डॉक्यूमेंट विल नो लॉन्गर बी इफेक्टिव. तो आपके डॉक्यूमेंट का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मुअस्सर नहीं रहेगा आपका डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट है टू डॉक्यूमेंट एक्शंस. Scientists, engineers and managers often use writing to create permanent records of their thoughts and actions. ये लोग क्यों राइटिंग यूज़ करते हैं, अपने थॉट्स और एक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए. One of the primary differences between most forms of written and spoken communication is that writing can be fairly permanent, whereas speech vanishes as soon as it is produced. लिखने को क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि लिखी हुई बात की अहमियत ज़्यादा होती है. स्पीच जब वैनिशेस एज सुन इट इज़ प्रोड्यूस, वो कहते हैं जब कोई लफ्ज़ हम बोलते हैं, जब कोई स्पीच कोई अल्फाज हम प्रोड्यूस होते हैं तभी वो वैनिश होता है, यानी कि साथ ही वो अपनी बात ख़त्म होने के बाद फ़ौरन ख़त्म, यानी कि अदा करने के बाद हमारे जो वर्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती. लेकिन डॉक्यूमेंट की वैल्यू परमानेंटली रहती है. Consequently, technical communication is often more effective when it is written down. तो इसी वजह से टेक्निकल कम्युनिकेशन भी ज़्यादा इफेक्टिव है, टेक्निकल स्पीच से वो इफेक्टिव ज़्यादा तब होती है जब वो रिटन डाउन हो, जब लिखी जाए ज़्यादा इफेक्टिव होती है. Make important observations, suggestions or objections in writing. Similarly, communicate important tasks and deadlines in documents such as project plans. Keeping precise records of experiment and procedures in notebooks in crucial to projects overall accuracy and to establish intellectual property rights. बताया ये गया कि आप ऑब्जर्वेशन, सजेशन और ऑब्जेक्शंस जो है ना राइटिंग में वो बनाएं पहले, उसके बाद उनको क्लियरली ऑब्जर्व करें अपनी चीज़ को और अपनी बात के प्रीसाइजली रिकॉर्ड्स रखें, ताकि जो आपकी चीज़ लिखी है आपने वो बाद में ज़ाया ना हो जाए, वो उसकी बाद में भी वैल्यू रहे. आपके वर्ड्स की, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपने नोट डाउन कर लिया तो वो बाद तक आपकी लॉन्ग लास्टिंग आपके लिए फ़ायदेमंद होती रहे. स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. हमारा जो मेन टॉपिक था इस लेक्चर का वो यही था कि ऑब्जेक्टिव की जो स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं कि इफ़ अप्रोप्रिएट स्टेट योर डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्टिव एट द बिगनिंग. अगर पॉसिबल हो तो अपने डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव है जो वो स्टार्ट में लिख लें.
Readers of technical writers are often busy people. Such a statement will alert them that it is important to read further. समझ आई कि जो टेक्निकल राइटर्स के जो रीडर्स हैं ना, टेक्निकल चीज़ें जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा बिजी होते हैं. तो अगर आपकी स्टेटमेंट पहली जो आपका बिगनिंग है वो आपकी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट उनको अटैक करेगी तो वो पढ़ेंगे, वरना तो वो नहीं पढ़ेंगे आपकी राइटिंग को. इसलिए कहा जाता है कि अपनी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को बिगनिंग में लिखें, शुरू में लिखें. The sentence given below inform a memorandum by an engineer at a hydroelectric power plant where he warns his superior of the problem that later caused the explosion in one of the plant's section, and it provides an example of a good statement of objective. वो कहता है स्टेटमेंट दी गई है, जिसने स्टेटमेंट दी है वो बंदा इंजीनियर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इंजीनियर है. उसने बताया कि एक्सप्लेनेशन जब धमाका यहाँ होता है तो उसके ये मसाइल होते हैं, ये प्रॉब्लम काज होती हैं. तो स्टेटमेंट उसकी देखते हैं हम. This letter is written to ensure that management is fully aware of the seriousness of the current erosion problem. वो कह रहा है ये स्टेटमेंट तब दी जा रही है कि जो मैनेजमेंट है, पढ़ने वाली है जो मेरे इस डॉक्यूमेंट को, वो फुली अवेयर हो जाए, मुकम्मल तौर पर आगाह हो जाए कि इरोजन प्रॉब्लम जो है इसके पावर प्लांट का जो उधर प्रॉब्लम है इरोजन में, पावर प्लांट की इरोजन में प्रॉब्लम है. इन द सेक्शन 3 फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट, इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट के सेक्शन 3 में इरोजन प्रॉब्लम है तो वहाँ एक्सप्लोजन यानी कि धमाका भी हो सकता है. ये मैं डॉक्यूमेंट इसलिए लिख रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट सारी वो फुली अवेयर हो जाए. अब मैनेजमेंट जब ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट देखेगी तो डेफिनेटली वो सारा आगे से डॉक्यूमेंट ज़रूर रीड करेगी, क्योंकि ये उसके काम का है ना. अब समझ आइए ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऐसे देते हैं हम. हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स. असल में आपको अपना ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करना है उसकी मिसालें देखते हैं. कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अली, अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्राम फास्ट. इस यूनिवर्सिटी से अली ने ग्रेजुएट किया है. यूनिवर्सिटी है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है फास्ट नेम्ड, उसमें से अली ने ग्रेजुएट किया है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन आडम सॉफ्टवेयर. इस आडम सॉफ्टवेयर हाउस में उसको जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपॉइंट कर लिया गया है. टुडे अली's boss dropped by and asked him that the two vice president of आदम सॉफ्टवेयर have asked. आज क्या किया, अली के बॉस ने और दो आदम सॉफ्टवेयर के दो प्रेसिडेंट ने अली से पूछा है फॉर ए रिपोर्ट ऑन हिज प्रोग्रेस. उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में उसके बॉस से पूछा है. दो उसके जो उस एडम सॉफ्टवेयर हाउस जो है उसके प्रेसिडेंट्स ने अली के बॉस से उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछा है. तो अली मस्ट डोंट डिसाइड व्हाट ही हैज़ टू राइट इन द रिपोर्ट. अब अली के बॉस को रिपोर्ट खुद अली को उन्हें तैयार करके दें, या अब अली को ये डिसीजन लेना होगा कि उसको रिपोर्ट में लिखना क्या है. इफ़ ही राइट्स इज ऑब्जेक्टिव क्लियरली एंड प्रिसाइजली, अगर वो अच्छे तरीके से, ब्रीफ तरीके से, प्रिसाइज तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट में लिखेगा, दे कैन गाइड हिम थ्रू ऑल हिज वर्क एट राइटिंग. तो क्या होगा, वो उसके ऑब्जेक्टिव वहाँ लिखे हुए उसके सारे राइटिंग वर्क में उसकी हेल्प करेंगे. तो उसके बॉस को या जो प्रेसिडेंट है उनको ये सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि अली की रिपोर्ट क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसको ये भी पता चलेगा कि अली के लिखने की एबिलिटी कितनी है. ये सब कुछ उनको उसकी राइटिंग से पता चल जाएगा. गाइडलाइन 1, आइडेंटिफाइंग द फाइनल रिजल्ट यू वांट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन. अब क्या करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन से जिस चीज़ के लिए आपने लिखा है डॉक्यूमेंट, उसके फाइनल रिजल्ट खुद आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये अगर कोई रीडर मेरा ये डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो ये भी सोच सकता है, इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने खुद इमेजिन करनी है. When defining your objective, start by identifying the final result you want from your communication. ऑब्जेक्टिव जब आप अपना डिफाइन कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने अपना रिजल्ट माइंड में रखना है कि आपको उससे पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए. जब आप ये माइंड में रखेंगे तो आप क्लियरली ऑब्जेक्टिव अपनी कम्युनिकेशन में स्टेट कर पाएंगे. डूइंग सो विल हेल्प यू रिमेंबर दैट व्हेन यू राइट यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन फॉर योर डिजायर्ड रिजल्ट आउटकम. वही बातें बार बार कि आप जब ये माइंड में रखेंगे ना कि आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से लिखना चाहिए ना, आपको अपनी स्टेटमेंट अच्छे से कम्युनिकेट उससे करना चाहिए. अब अपना रिजल्ट पॉजिटिव माइंड में रख के लिखेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे. वही बात बार बार रिपीट हो रही है. एग्जाम्पल देखते हैं. यू वांट योर बॉस टू अप्रूव द प्रोजेक्ट यू आर डिस्क्राइबिंग इन योर प्रपोजल. आपका दिल है कि जो आपने प्रपोजल दिया ना, कोई प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का करना है, कि आपके प्रपोजल के मुताबिक आपका बॉस करे, आपके प्रपोजल को अप्रूव करे, आप ये चाहते हैं. आपको करना क्या होगा, यू वांट 2 न्यू पीपल टू असिस्ट यू इन द न्यू प्रोजेक्ट यू हैव बीन असाइंड बाय योर एम्प्लॉयर. और आपको आपके बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट असाइन किया और आप 2 लोगों को चाहते हैं कि वो आपकी उस प्रोजेक्ट में मदद करें. You want a new printer as sharing the old one with the whole department reduce your efficiency. तो अब एक पुराना प्रिंटर पड़ा हुआ है आपके डिपार्टमेंट में जो आपकी एफिशिएंसी को काम करता है, यानी कि आपको जल्दी जल्दी काम चाहिए होता है, वो ढीला सा देर लगा देता है. आपको एक नया प्रिंटर चाहिए.
अब ये सारा कुछ करने के लिए ये आपके रिजल्ट्स हैं, तो आपको एक परसुइंग डॉक्यूमेंट ऐसा लिखना है अपने बॉस को कि वो आपको प्रिंटर भी नया ले दे, और जब आपको 2 असिस्टेंट की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपका जो प्रपोजल है उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट करे, उसको अप्रूव करे, तो आपको उस तरह लिखना है, उस मतलब परसुइंग वे में, कि आपका बॉस आपका जो ओपिनियन है उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें। पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन रीडिंग समथिंग। अब लास्ट में लोगों के रिस्पॉन्स क्या होते हैं जब वो कुछ पढ़ रहे होते हैं आपको डॉक्यूमेंट या कुछ भी। व्हेन पीपल रीड दे रिस्पॉन्ड इन 2 वेज साइमल्टेनियसली। फ़ौरन से 2 तरीक़ों से लोग रिस्पॉन्स करते हैं जो चीज़ वो पढ़ रहे होते हैं उसका। दे थिंक एंड दे फील एट द सेम टाइम। वो उसी वक्त जब वो पढ़ रहे होते हैं ना, वो सोच भी लेते हैं और महसूस भी कर लेते हैं कि उन्हें करना क्या है। Focus your attention on accurately understanding the communication to be delivered and present it in such a way that it is viewed favorably। तो आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन इस तरह से डिलीवर करनी है और उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो पढ़ने वाले को अच्छी लगे, उसकी फेवर में हो, तभी उसका पॉजिटिव रिस्पांस आएगा आपकी तरफ। ओके बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।